हेलो व्यूअर्स, रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा की तरफ से जेई मेंस 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट का जो 8 अप्रैल का शिफ्ट 1 का पेपर है, उस पेपर के कुछ मेमोरी बेस्ड फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, ये क्वेश्चंस के अंदर हम ऑप्शंस और एग्जैक्ट क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी नहीं बोल सकते, बिकॉज ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बच्चों को जिस तरीके के क्वेश्चंस याद आ रहे थे उसके बेसिस पे हमने आइडिया निकाला है। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में इन्होंने बोला हुआ है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन CrO2Cl2 आर सेम एज दोज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो कंपाउंड दिया हुआ है यहां पे CrO2Cl2 बड़ा फेमस कंपाउंड है, क्रोमाइल क्लोराइड। हमसे पूछा गया है इसमें जितने डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही डी इलेक्ट्रॉन्स इनमें से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल कर आएंगे, ये हमें पता करना है। ठीक है, चलिए बातचीत शुरू करते हैं। एक बार CrO2Cl2 जो हमारा कंपाउंड है, इसके अंदर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। अगर क्रोमियम +6 में है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी D0। इसका मतलब इसके अंदर d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0। अब चलिए देखते हैं कि इनमें से किस किस ऑप्शन के अंदर जो भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स दी हुई हैं उनमें किस में 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से? d ऑर्बिटल्स के अंदर। चलिए देखते हैं एक बार। Fe3+ आयन यहां पे हमको दिया हुआ है, देखिए ए ऑप्शन के अंदर Fe3+ आयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है दैट इज 3d5। अब 3d5 कॉन्फ़िगरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 5। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। फर्दर देखते हैं अपने को जो नेक्स्ट दिया हुआ है दैट इज Ni2+। Ni2+ को अगर आप देखेंगे तो जस्ट सी दैट Ni2+ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है 3d8। 4s2 वाले दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, 3d8 बचा हुआ है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग d ऑर्बिटल के कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये भी हमारा आंसर नहीं है। कोबाल्ट 2+ की अगर मैं बात करता हूं देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d7। यहां पे d में 7 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए हैं। ये भी हमारे लिए सही आंसर नहीं। ठीक है, नाउ लेट अस चेक दिस बी ऑप्शन। Mn7+ दिया हुआ है। अब अगर मैं Mn7+ के बारे में बात करूं तो हम ऐसा देखते हैं कि Mn की 7+ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d0 निकल कर आती है। तो बताइए यहां आप देख पा रहे हैं डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं? 0 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। CrO2Cl2 में भी ऐसा ही होकर आ रहा था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बोल सकते हैं दैट बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। सो अकॉर्डिंग टू अस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बी। ठीक है, डी ब्लॉक जो चैप्टर है क्लास 12th के अंदर, वहां से यह क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये क्लास 12th पी ब्लॉक में जो हेलोजन नोबल गैस फैमिली वाला पार्ट होता है, पर्टिकुलरली ग्रुप 18 की अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया हुआ है, उसी को उन्होंने डायरेक्टली लेके ये वाला क्वेश्चन फ्रेम किया है। क्या हो रहा है देखिए सवाल के अंदर, XeF4 है SbF5 के साथ रिएक्ट करके इस तरीके के स्पीशीज फॉर्म कर रहा है। उन्होंने एक्चुअल स्पीशीज न लिख के संख्या को MnPq से इंडिकेट किया है और हमसे यही पूछा जा रहा है इंटीजर टाइप क्वेश्चन में कि M+N+P+Q की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। ठीक है, अब देखिए अगर इन दोनों के रिएक्शन की हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो पहला वाला स्पीशी होता है XeF4, ये फ्लोराइड डोनर की तरह बिहेव करता है और एक F- डोनेट करके ये इस तरीके का आयन फॉर्म कर लेता है। ऐसी SbF5 जो है वो एक F- गेन कर लेगा, ये फ्लोराइड एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा और हम देखेंगे ये वाला आयन बनकर आ जाएगा। अब चलिए संख्या के बारे में बातचीत करते हैं। M जो है वो फ्लोरीन की संख्या है विद ज़ेनॉन, तो आप देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट M की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। देन आगे देख सकते हैं, देखिए N उसके ऊपर चार्ज है, +1 का चार्ज है, इसलिए N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 के बराबर ऑब्टेन होकर आ जाएगी। देन मूविंग टू P की वैल्यू क्या आ रही है? देखिए P जो है वो फ्लोरीन की संख्या है विद एंटीमनी, तो हम देख सकते हैं वो संख्या 6 के बराबर आ रही है। अगेन उसके ऊपर चार्ज जो हमको बताना है वो -1 है, तो 1 यूनिट का चार्ज बेसिकली निकल कर आ रहा है। अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो जो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास निकल कर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 11। तो वी कैन सिंपली से दैट 11 शुड बी द इंटीजर टाइप करेक्ट आंसर हियर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है उसके अंदर ये पूछ रहे हैं द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन्वॉल्व्स कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय लीचिंग। क्लास 12th में मेटलर्जी चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन लिया गया है। देखिए आपको कुछ मेटल्स दिए हुए हैं और आपको ये बताना है इनमें से किसके एक्सट्रैक्शन के अंदर कंसंट्रेशन करते टाइम लीचिंग की टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कॉपर का जो मेन ओर रहता है दैट इज चैल्कोपाइराइट्स ओर, और उसे हम फ्रॉथ फ्लोटेशन के थ्रू कंसंट्रेट करते हैं।
ठीक है, यहीं पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, दैट इज गोल्ड। गोल्ड जो होता है उसको हम NaCN मिला के कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। NaCN जो है ये गोल्ड के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं यहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होकर आएगा। रिएक्शन के अंदर हमको साथ में O2 गैस को भी पास करवाना रहता है ताकि गोल्ड का इजीली ऑक्सीडेशन होकर आ जाए। तो यू कैन सी गोल्ड का ऑक्सीडेशन हुआ NaCN और O2H2O की प्रेजेंस में, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनकर आ गया और गोल्ड अपनी एलिमेंटल फॉर्म से इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर आ गया है। यहां पे हम NaCN के सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं और उसको एज अ लीचेंट हम लोग बुला रहे होते हैं। वो क्या करेगा, गोल्ड को सॉल्यूशन फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेकर आ जाएगा। तो फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, गोल्ड इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम कॉमन मेटल्स की बात करें जिनके लिए लीचिंग करवाई जाती है, देन दैट इज एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर और कुछ हद तक हम कभी कभी कॉपर के लो ग्रेड ओर्स के बारे में भी बात करते हैं। बट फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस गोल्ड सीम्स टू बी द बेस्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यहां पे देखिए फॉस्फोरस, ब्रोमीन, एस्टेटीन, कार्बन। आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। क्लास 11th चैप्टर इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल चैप्टर से वाला क्वेश्चन है। देखिए यहां पे आपको एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अरेंज करना है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत कॉमन एलिमेंट्स यहां पे लिए गए हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज मोस्टली अपने को याद रहती हैं, तो हम देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट। देखिए ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी दैट इज गोइंग टू बी 2.8, कार्बन की जो वैल्यू होती है दैट इज 2.5, एस्टेटीन थोड़ा सा अनकॉमन है लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो आयोडीन से भी कम निकल कर आ रही होगी बिकॉज दिस इज द लास्ट हैलोजन। ठीक है, एंड फर्दर हम देखें फॉस्फोरस, अगेन अ वेरी कॉमन एलिमेंट। पॉलिंग स्केल पे इन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज हैं वो मैंने यहां पे लिखी हुई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन अरेंज देम, एंड जब अरेंज करते हैं तो ये वाला आंसर सही निकल कर आ जाता है। यहां पे हमने सारे ऑप्शंस को कंसिडर नहीं किया हुआ है, खाली सही आंसर वाले ऑप्शन को ही आपके सामने दिखाया गया है। ओके, चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं। देखिए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं। ये क्वेश्चन जो है ये एस ब्लॉक से लिया हुआ है। क्या बातचीत कर रहे हैं चलिए देखते हैं एक बार। क्लास 11 चैप्टर इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए क्या बोला जा रहा है, लिथियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम लिथियम मैग्नीशियम की बात करें तो इनकी पर्टिकुलरली जो टेंडेंसी होती है वो होती है मोनो ऑक्साइड्स फॉर्म करने की। ठीक है, लिथियम कुछ हद तक पेरोक्साइड भी बना रहा होगा, लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम के केस में बात करूं तो ये लोग दोनों ही सुपर ऑक्साइड फॉर्म करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए हमसे बोला जा रहा है डू नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। ये एक सही स्टेटमेंट निकल कर आएगा। देखिए स्टेटमेंट 1 कैसा निकल कर आ रहा है, सही निकल कर आ रहा है। फर्दर क्या बात कर रहे हैं, देखिए ये बोल रहे हैं Li+ और Mg2+ की आयनिक रेडियाई को कंपेयर कर दीजिए। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल कंपैरिजन रहता है बिकॉज कई बार हमको ऐसा फील होता है कि लिथियम आयन में तो एक ही शेल होगा, Mg2+ में दो शेल होंगे, तो वी एक्सपेक्ट Mg2+ टू बी ग्रेटर इन साइज। लेकिन देखा क्या जाता है, एग्जैक्ट अगर मैं डेटा की बात करूं तो हम देखते हैं Li+ जो है वो ज्यादा बड़ा देखा जाता है। Mg2+ के केस में Z इफेक्टिव बढ़ जाने के कारण कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और साइज कम होकर आ जाती है। अगर ऐसा है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बोल सकते हैं Li+ विल बी ग्रेटर देन Mg2+। अगर Li+ Mg2+ से बड़ा है तो हम बोल सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो सही हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बोल सकते हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। उस हिसाब से हम देखें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर निकल कर आ जाएगा। एस ब्लॉक क्लास 11th का ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन है देखिए इसके अंदर एक रिएक्शन दिया हुआ है और हमसे ये पूछ रहे हैं कि ये रिएक्शन कौन सा हैलोजन शो कर रहा होगा। ठीक है, चलिए इस रिएक्शन को एक बार देखते हैं। क्लास 12th डी ब्लॉक का जो चैप्टर रहता है वहां से ये वाला क्वेश्चन लिया गया है। चलिए बातचीत करते हैं इसके बारे में। देखिए इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, बेसिकली कॉपर 2+X- के साथ कंबाइन करके X2 प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब हम यहां पे देख सकते हैं कि X- जो है अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ, इसका मतलब वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इन हेलोजेंस की अगर मैं बात करूं तो इनमें जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो ये रिएक्शन बड़ी आसानी से शो कर सकता है, दैट इज एक्चुअली I- इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल हैलाइड आयंस। इसीलिए हम बोल सकते हैं ये आसानी से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और ये अपने आप को I2 के अंदर कन्वर्ट कर लेगा।
यही पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा हेलोजन ये वाला काम करेगा। तो हम देखते हैं जितने भी हेलोजन्स होते हैं उनमें से आयोडीन ये वाला काम कर रहा होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या बोलेंगे, ओनली I2 विल बी शोइंग दिस रिएक्शन, I- बिहेविंग लाइक रिड्यूसिंग एजेंट, Cu2+ बिहेविंग लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड उस हिसाब से थर्ड ऑप्शन यहां पे हमारे पास सही निकल कर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपसे पूछा गया है हाउ मेनी फैक्टर्स विल कंट्रीब्यूट टू मेजर रोल इन कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ अ कंपाउंड। क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन है। देखिए कुछ फैक्टर्स आपको दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कितने फैक्टर्स के कारण कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा होता है। ठीक है, हमें पता है कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए देखिए जो फैक्टर्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये बोल रहे हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ये एक बिल्कुल सही फैक्टर है। हम जानते हैं पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है तो हम देखते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाता है, बिकॉज कैटायन जो है वो एनायन का बढ़िया से पोलराइजेशन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, देखिए अगली प्रॉपर्टी के बारे में, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। इसका मतलब होता है एनायन अपनी शेप कितनी इजीली डिस्टॉर्ट करवाने को तैयार है। ठीक है, तो जितना ज्यादा डिस्टॉर्शन होएगा एनायन की शेप का उतना ही ज्यादा कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो हम बोल सकते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा तो भी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा देखा जाएगा। मतलब ये भी एक रेलेवेंट फैक्टर होकर आ गया। थर्ड फैक्टर के अंदर देखिए बोल रहे हैं डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय कैटायन। तो जैसा कि मैंने बताया कैटायन जो है वो एनायन की शेप में डिस्टॉर्शन लेकर आ रहा होता है, इसीलिए बताइए डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय कैटायन अगर ज्यादा हुआ तो हम बोलेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, ज्यादा। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो यहां पे हमने 3 कंसिडर करे हैं ये कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर लेकर आ रहे होते हैं। जो चौथा फैक्टर इन्होंने यहां पे बोला हुआ है दैट इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटायन, ये तो कॉन्सेप्चुअली ही गलत एक फैक्टर दे दिया गया है। पोलराइजेबिलिटी की बात एनायन के लिए एसोसिएट करी जाती है जबकि यहां ये कैटायन के लिए एसोसिएट कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलेंगे ये तो कॉन्सेप्चुअली ही गलत है। बाकी के 3 फैक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग 3 शुड बी द इंटीजर टाइप आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला हुआ है, गिवन बिलो आर द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट विद टेम्परेचर, डिटरमाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लास 12th के अंदर सॉल्यूशंस जो चैप्टर है उससे ये वाला क्वेश्चन लिया गया है। देखिए आपको क्या किया हुआ है, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट किए हुए, 2 ग्राफ प्लॉट किए हुए, इनमें से एक ग्राफ सॉल्यूशन का होगा, एक ग्राफ सॉल्वेंट का होगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या निकल कर आएगा फ्रॉम दिस ग्राफ। ठीक है, तो चलिए पहले तो इन दोनों ग्राफ्स के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्राफ सॉल्यूशन का होगा, कौन सा ग्राफ सॉल्वेंट का होगा। हम ये जानते हैं कि सोल्यूट के एडिशन के कारण आरएलवीपी का कॉन्सेप्ट देखा जाता है, वेपर प्रेशर में लोअरिंग आती हुई देखी जाती है। इसका मतलब डेफिनेटली जो हायर ग्राफ है दैट मस्ट बी फॉर द सॉल्वेंट एंड जो नीचे वाला ग्राफ है दैट मस्ट बी फॉर द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, कम। अब फर्दर अपन बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात हम कब करते हैं, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, जब हमारे सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 atm के बराबर हो जाए तो हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट अचीव होकर आ गया। चलिए देखते हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कब 1 atm के बराबर हो रहा है। यहां से हम देख सकते हैं, देखिए सॉल्वेंट का जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पे 1 atm के कॉरस्पॉन्डिंग होकर आ रहा है एंड हम देखते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, हमें 82 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं व्हाट इज गोइंग टू बी द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, 82 डिग्री सेंटीग्रेड निकल कर आ जाएगा। ग्राफिकली इस तरीके से क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया जाना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग 60% कार्बन इवॉल्व्स सम अमाउंट ऑफ CO2 ऑन कंप्लीट कंबस्शन। हमें उस अमाउंट को बताना है। ठीक है, अब देखिए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लास 11th के अंदर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसके अंदर मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ चीजें दी हुई हैं, उसी से ये वाला क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ठीक है, चलिए बातचीत करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया हुआ है, हम वहां से क्या पता करना चाहते हैं, हम वहां से कार्बन के मोल पता करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपन कार्बन का मास पता कर लेते हैं, बिकॉज 60% ऑफ द कंपाउंड इज कार्बन। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कंपाउंड के मास का 60% कर दिया ताकि मेरे पास क्या ऑब्टेन होकर आ जाए, मास ऑफ कार्बन ऑब्टेन होकर आ जाए।
जो मास ऑफ कार्बन आया हुआ है, अगर हम इस मास ऑफ कार्बन को 12 से डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ कार्बन के अंदर कन्वर्ट होकर आ जाएगा। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। अब फर्दर अगर हम बात करें तो आपको पता चल रहा होगा कि हम कार्बन पे पीओसी भी लगा सकते हैं। तो जितने मोल कार्बन के होंगे कंबस्शन के बाद उतने ही मोल CO2 के बनकर आएंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो बताइए जितने मोल कार्बन के हैं उतने ही मोल हमने बोल दिया किसके बनकर आएंगे, CO2 के बनकर आ रहे होंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया CO2 का कितना मास बनकर आएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं, देखिए मास ऑफ CO2 निकालने के लिए हमें क्या कर देना चाहिए, जितने CO2 के मोल आए उसे उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ये रहे CO2 के मोल, ये रहा CO2 का मॉलिक्यूलर मास, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट 1.1 ग्राम। अप्रोप्रिएटली अगर इसको एक्सप्रेस करें तो हम देख सकते हैं 11 इंटू 10⁻⁻1 लिखा हुआ होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंटीजर टाइप वैल्यू 11 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके